बहनों और भाइयों, आज 18 साल पूरे हुए हमारी आजादी के, संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। हमारी स्वतंत्रता के। और पिछले तमाम वर्षों में हमारे नेता पंडित जवाहरलाल जी यहाँ आते थे और इस झंडे को फहराते थे। पहला मौका जब यहाँ से यूनियन जैक उतरा और ये राष्ट्रीय पताका फहराई गई, तब भी उन्होंने ही इस काम को किया था। आज उनकी छाती, वो जिम्मेदारी उन्होंने हमारे हाथों में सौंपी है और हमारा काम है कि उस जिम्मेदारी को हम ईमानदारी से और सच्चाई से निभाएं। आज़ादी आने के बाद ये स्वाभाविक बात थी कि हम अपने देश की हालत पर सोचते और कोशिश करते कि अपने देश के रहने वाले बहन और भाई तथा बच्चे, उनकी हालत बने और सुधरे। हम गुलामी में पड़े हुए अपने देश को बना सकने में असमर्थ थे और हमारे लिए एक कठिनाई और मुश्किल का जीवन बिताना था। आज़ादी के आने के बाद हमने मुल्क के आर्थिक ढांचे को, यहाँ के माली हालत को बदलने की कोशिश की और उसमें लगे रहे हैं। जहाँ एक तरफ मुल्क बढ़ा है, उसने तरक्की की है, वहाँ दूसरी तरफ हमारे लिए मुश्किलें भी आई हैं और लोगों को भी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी हैं। हमने अपने देश की, जो आज एक दूसरे देशों पर निर्भर करने की बात है, उसमें कुछ कमी लाने की कोशिश किया। जो कुछ के पिछले 200 सालों में, अंग्रेजी ज़माने में जो हम नहीं कर सके थे, उसको हमने पिछले 15 वर्षों में पूरा करने की कोशिश की है। चाहे हमारे वो बड़े बड़े कल कारखाने हों या हमारे लिए पेट्रोल और तेल, जिसका यहाँ नाम मात्र भी करीब करीब नहीं था, आज उसके खानों को हम नए तरीके से बढ़ा रहे हैं और अपने पेट्रोल की शक्ति को पैदा कर रहे हैं। जहाँ बिजली और पावर कुछ थोड़े से शहरों की चीज थी, आज न उसे हम कस्बों में ले जा रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश है कि हम उसे गांव-गांव तक पहुंचाएं। और आज बहुत काफ़ी गांव में, अलग अलग सूबों में बिजली गई है और पहुंची है।
और भी हमारी कोशिश इस बात की है कि अपने यहाँ हम स्टील बनाएं, पैदा करें, जो कि आज अब भी हमें काफ़ी मात्रा में बाहर से मंगाना पड़ता है। बड़ी बड़ी मशीनें जो आज हम बाहर से मंगाते हैं, उनको भी हम कम करना चाहते हैं। और आज हमारी कोशिश है कि चाहे वो सीमेंट का कारखाना हो, चाहे वो कपड़ों की मशीनें हों, और चाहे स्टील प्लांट हो या फर्टिलाइज़र के लिए मशीनें हों, उन्हें हम अपने देश में बनाएं, ताकि हम दूसरे देशों पर बहुत समय तक के लिए निर्भर न करें और जहां तक हो अपनी शक्ति और ताकत को खुद बढ़ाएं। जैसा मैंने आपसे कहा, इसके लिए हमें अपने बड़े बड़े प्लान, अपनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनानी पड़ी और उन योजनाओं के जरिए हमने करोड़ों और अरबों रुपए अपने देश में लगाया। उसका थोड़ा असर ये भी था कि हमें कुछ अपने रुपयों को, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, एक जिसे डेफिसिट फिनेंसिंग कहते हैं, यानी नोटों को छापकर अपनी ज़रूरत को पूरा करना, वो भी हमें करना पड़ा। और उसके आज भी उसके लिए हमारे सामने एक सवाल है कि हम अपना बड़ा प्लान, अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना जो हम बनाने जा रहे हैं, उसे हम किस तरह चलाएं, कैसे उसके रुपए को, उसकी ज़रूरत को पूरा करें, जिससे कि हम डेफिसिट फिनेंसिंग में न पड़ें, हमें ज़्यादा नोट छाप कर अपनी ज़रूरत को पूरा न करना पड़े, क्योंकि उससे दाम बढ़ते हैं, कीमतें बढ़ती हैं और लोगों की दिक्कतों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आज लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा इरादा ज़रूर है कि हम बड़ी योजना, बड़ा प्लान बनाएं, क्योंकि आज जो भी प्लान और योजना हम बनाते हैं वो हमारे देश की ज़रूरत के ख्याल से कम है, छोटा है। एक तरफ हमारे सामने सवाल है कि हम धीरे धीरे बढ़ें, उसमें 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल लग जाएं। दूसरी तरफ लोगों की मांगें हैं, सूबों और प्रदेशों की ज़रूरतें हैं और वो चाहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी पूरी हों। तो अब हमें जब चुनना पड़ता है कि हम एक छोटी सी, बहुत छोटी योजना बनाएं और दूसरी तरफ जब हम लोगों की ज़रूरतों को देखते हैं, तब फिर हमें ये महसूस होता है कि हम बहुत धीमे धीमे नहीं चल सकते, हमें तेज़ी से आगे जाना पड़ेगा। और अगर उसके लिए कुछ तकलीफ़ और मुसीबतें भी उठानी पड़ी और उठाना हो, तो उसे हमें उठाने के लिए तैयार रहना होगा। फिर भी जैसा आप जानते हैं कि हम 21,500 करोड़ रुपए का चौथा जो हमारा प्लान है, हमारी योजना है, वो हम उस बात को ध्यान में रखकर
21,500 करोड़ की बात को ध्यान में रखकर आज हम वैसी बड़ी योजना बनाना चाहते हैं। हमने बनाया भी है और उसकी आखिरी मंजूरी जल्दी होने वाली है। मगर ये जरूर हम चाहते हैं कि इस योजना के लिए हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग न करनी पड़े। हमें नोटों को छापकर अपनी जरूरत को पूरा न करना पड़े। इसलिए हमारा इरादा है कि उसको हम पूरी तरह से बचाएंगे और उसमें नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने देश की कृषि की हालत को, खेती की पैदावार को हम उसे बनाएं और उसे बढ़ाएं। मेरे राय में आज अगर हमारे लिए कोई सबसे बड़ा और ज़रूरी काम है तो आज अपनी खेती की पैदावार को बढ़ाना, अपने देश में ज़्यादा गेहूं और चावल पैदा करना है। क्योंकि अगर हम बाहर के देशों से अपना अनाज मंगाते रहे और करोड़ों और अरबों रुपया हम बाहर भेजते रहे तो उसका एक ज़बरदस्त असर हमारी आर्थिक हालत पर पड़ेगा। हम एक कमजोरी की हालत में बने रहेंगे और अगर अनाज की कमी रहती है तो उसके दाम भी बढ़ते हैं और जब अनाज का दाम बढ़ता है और जैसा इस समय है तो वो मुसीबत लोगों की, जनता की, वो बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आज जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने देश में अनाज ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें और ये बात असंभव नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है। हमारे पास काफ़ी शक्ति है, हमारे पास किसानों की इतनी बड़ी संख्या है, हमारे पास साधन हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना और पूरे एक लगन से, एक मेहनत से इस बात के लिए जुट जाना कि हम अपने खेती की पैदावार को बढ़ाएंगे। फिर कौन हमें रोक सकता है कि हम अपनी ज़रूरत को पूरा न कर सकें। और इसलिए मैं चाहता हूँ, और ये जो हमारा अगला प्लान है वो खेती और कृषि के को एक प्राथमिकता देगा, एक उसके लिए पहली जगह बनाएगा और उस पर हम जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। मेरा ये निवेदन है कि इस काम में, खेती की पैदावार के बढ़ाने के सिलसिले में हमारी एक पूरी कोशिश हर एक की होनी चाहिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारे सरकारी काम करने वाले हों और चाहे हम लोग हों, मिनिस्टर्स हों। आज उनका एक बड़ा बोझा है, उन पर एक उनकी बड़ी जिम्मेदारी है और उस काम को हमें पूरी शक्ति के साथ और बड़े लगन के साथ पूरा करना है। मैं ये भी चाहता हूँ, वैसे तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हम अनाज के बंटवारे के सिलसिले में, उसकी खरीदारी में प्रदेश की, सूबे की सरकार और केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इस काम को अपने हाथ में ले। लेकिन आज की स्थिति में वो पूरा कर सकना सहल बात नहीं। मगर आज की स्थिति में और जो हालत इस समय खास तौर पर अपने देश में पैदा हो गई है, इसमें मैं जो व्यापारी वर्ग हैं उनसे भी इस बात की दरख्वास्त करना चाहता हूँ
इस बात की अपील करना चाहता हूँ कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना है और अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। मैं कोई वैसे न कहता, लेकिन आज जैसी ज़रूरत देश पर है और जिस खास हालत में हम आ गए हैं, उसमें एक एक जो काम करने वाला है अनाज के बंटवारे का या खरीदारी का, उस पर एक बड़ा बोझा है। और अगर सरकार उसमें उनकी मदद कर सकती है तो हम उसमें भी तैयार हैं। हम बातचीत करना चाहते हैं, हम रास्ता निकालना चाहते हैं जिसमें सरकार अपने काम को करे और वो अपने काम को भी अच्छी तरह से, पूरी तरह से उसे अंजाम दें। तो मैं ये आशा करता हूँ कि जो हमारे अगले ये 5 वर्ष हैं, उसमें हम कोशिश करें कि हम अपने देश में इतना पैदा कर लें कि जिससे हमें अपने दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जो ज़रूरत है उसमें बहुत बड़ी कमी आए। और फिर हमारे उसके साथ साथ उद्योग, कल कारखाने और दूसरे हमारे सब काम तेज़ी और मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहें। आप जानते हैं कि मैं अभी कुछ पिछले महीने, 1.5 महीने में कई देशों में बाहर गया, और ये एक तरफ मैं सोवियत यूनियन और यूगोस्लेविया गया, दूसरी तरफ मैं कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में गया, और बीच में मैं यूनाइटेड अरब रिपब्लिक भी गया। आप देखेंगे कि इन देशों में एक हमारा बड़े प्रेम के साथ स्वागत हुआ, लेकिन जो हमारी बातें हुई वो बातें हमारी बहुत लाभदायक और बहुत अच्छी हुई। आप ये भी देखेंगे कि हमारा संबंध, हमारा मेल, चाहे एक विचारधारा के देश हों, चाहे दूसरी विचारधारा के देश हों, चाहे बीच में रहने वाले देश हों, हमारा एक परस्पर का मेल, हमारे ताल्लुकात, हमारे संबंध सभी से अच्छे हैं। और ये हमारी नीति आज की नहीं, पहले की है। पंडित जी ने इस नीति को बनाया और हम समझते हैं कि भारत एक ऐसा मुल्क है जिस पर एक दुनिया के देशों की नज़र है, और हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसी बात न करें जिससे कि एक दुनिया को गलत रास्ता हम दिखलाएं। हम सारी दुनिया में मेल और मोहब्बत चाहते हैं, हम सारी दुनिया में सुलह और शांति चाहते हैं, और इसलिए हमारा बराबर ये रुख रहा है कि जो कुछ भी हम उसके लिए कर सकें पूरी तरह से करने की कोशिश करें। हम अभी जानते हैं कि आज दुनिया में एक खतरा सा बना हुआ है, कुछ पता नहीं चलता है कि किस समय क्या हालत पैदा हो। और एक आज बड़ा सवाल वियतनाम का आ गया है। कोई नहीं जानता है कि किस वक्त वहाँ क्या हालत बने और दुनिया किस भंवर में पड़ जाए। हमने कोशिश किया और हम चाहते हैं कि वियतनाम का मामला शांति के साथ हल हो, लेकिन सभी देश आज चाहते हैं कि वहाँ शांति हो। मैं सोवियत यूनियन गया, वहाँ भी देखा कि वो पूरी तरह से शांति चाहते हैं और उनका मन, उनका ध्यान सुलह और शांति की ओर ही है। मगर हम क्या कहें, आज हम जो कोशिश करते हैं
तो चीन के रहने वाले भाई हमारी टीका टिप्पणी करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं। मैं अभी बेलग्रेड गया तो उसकी कड़ी आलोचना चीन के पत्रों में हुई और चीन के नेताओं ने की। लेकिन जहां तमाम देश आज शांति और सुलह चाहते हैं, जैसा हमने कहा कि सोवियत यूनियन आज उसे पूरी तरह से शांति चाहता है। आज यूरोप और अमेरिका और सारे देश ये कहते हैं कि वो सुलह पसंद करेंगे, लेकिन एक देश है जो चाहता है कि न वियतनाम में शांति रहे और न भारत में शांति रहे, और वो चीन है। हमें इस बात का रंज है। हम बाहर के देशों की ओर तो देख रहे हैं और दुनिया की बातों को भी देख रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का रंज है कि आज हमारा देश भी एक खतरे के अंदर है। आज चीन इस बात में दिलचस्पी लेता है कि भारत में झगड़ा बना रहे, संघर्ष रहे और हमारी तरक्की और उन्नति में बाधा पड़े। हमारा देश एक अपना आजाद पसंद देश है और आज उनको ये भाता नहीं कि हम अपने ढंग से अपने देश को चलाएं और अपनी तरक्की हम अपने रास्ते से करें। हम एक विचारधारा रखते हैं, हम कुछ सिद्धांतों और उसूलों को मानते हैं। आज से नहीं, पिछले 40-45 सालों में हमने उन सिद्धांतों को, उन उसूलों को माना है, उस पर चले हैं, उस पर अमल किया है। मगर वो रास्ता चीन को पसंद नहीं, और इसलिए जैसा मैंने कहा कि कहीं वो सलाह देते हैं, कहीं वो राय देते हैं, कहीं वो सिखाते हैं कि भारत को किसी न किसी तरह से धक्का लगे। आप जानते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले कच्छ पर हमला हुआ और उस कच्छ के हमले को हमने उसका मुकाबला किया, लेकिन ये बात हमारे मन में थी और हमने कहा भी उसे कि अगर कच्छ से पाकिस्तान अपनी फौजों को हटा ले, कच्छ को पूरी तरह से खाली कर दे, तब हम बातचीत करने के लिए तैयार होंगे। और वो बात जो हमने कही उसे हमने पूरा किया। पाकिस्तान आज कच्छ में कहीं नहीं, उसकी फौजें नहीं, कि हम अपनी तरफ से जहां तक हो शांति को बिगड़ने न दें और एक दुनिया में एक बवंडर पैदा न करें। हमने उसे माना और उस बारे में कुछ बातें आगे बढ़ने वाली थी, कुछ बातें होने वाली थी, लेकिन इसी बीच में कश्मीर पर हमला पाकिस्तान ने किया। मैं इसे समझबूझ कर कहता हूं। ये कहना कि वहां से आज़ाद कश्मीर से लोग चले आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये सब पाकिस्तान की मदद से, सहायता से, और उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि आज कश्मीर में रेडर्स आ गए हैं और उन्होंने इस बात की शायद ख्वाहिश की थी कि वहाँ एक वो कश्मीर में एक क्रांति सी पैदा कर देंगे और वहाँ के लोग उभर जाएंगे।
मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब है कि जहां एक तरफ हमने शांति के रास्ते को पकड़ा और कुछ मेल और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वहां दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर हमला किया जा रहा है। और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। हम इस हालत में क्या करें? हमारा रास्ता साफ है। मैं ये पूरी तरह से समझता हूं कि अब हमारे लिए कोई बातचीत करने की गुंजाइश नहीं है, उसे हम सोच भी नहीं सकते। कश्मीर में हम चाहें, हमारा दिल चाहता है, और कश्मीर क्या भारत की तरफ से, कि हम शांति को बनाए रखें। लेकिन जब इस तरह हमला हो तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। और मुझे कोई शक नहीं है कि आज कश्मीर के रहने वाले एक बहादुरी से, हिम्मत से इस मौके का सामना कर रहे हैं। आज कश्मीर के रहने वाले मुसलमान और हिंदू और सिख सब एक पूरी तरह से आज जो ये रेडर्स आ रहे हैं, इनका उन्होंने मुकाबला किया है। और एक उनके अंदर आज ये पूरी भावना है कि ये रेडर्स, इनको यहाँ से, ये जो हमलावर हैं, इनको कश्मीर से पूरी तरह से हटा देना है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे कश्मीर की सरकार, सादिक साहब जो वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, उस सूबे के लीडर हैं, उन्होंने और उनके साथियों ने बड़ी मजबूती से, बड़ी दिलेरी से और बड़ी बहादुरी से पिछले 10-15 दिनों के अंदर काम किया है। मैं इसके लिए कश्मीर सरकार को बधाई देना चाहता हूँ और कश्मीर के रहने वाले अपने तमाम भाइयों को, बहनों को, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि जिस हिम्मत से उन्होंने काम किया है। मेरा विश्वास है कि आप सबकी तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कश्मीर के रहने वालों से कि हमारा दिल उनके साथ है, हमारा तन मन धन उनके साथ है। हम पूरी तरह से आज हमारी फौजें वहाँ जुटी हैं और हमारी पुलिस वहाँ मौजूद है। जो वहाँ आए हैं उनको हम एक एक को चुनकर वहाँ से हटा देना चाहते हैं, निकाल देना चाहते हैं और निकालेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। और इसलिए आज इस एक बड़ी जिम्मेदारी, जो एक बड़ा संकट हमारे ऊपर आया है, उसके लिए हमको और आपको सबको तैयार रहना होगा। आज समय है, कोई हमें आराम का वक्त नहीं। आज एक त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का जो भी रास्ता हो, वो हमें अख्तियार करने के लिए तैयार रहना हो। ये आज थोड़े दिन की बात नहीं कि ये चंद दिनों के लिए आए और ये चले जाएंगे। जैसा हमने कहा कि हम नहीं जानते कि ये खतरा कब तक बना रहेगा, क्योंकि आज अब उनके मन में ये बात आ गई कि वो कश्मीर को लें, हथियारों के जरिए लें।
तो फिर उनको भी अपनी इज्जत की बात शायद मन में रहेगी, लेकिन वो इज्जत उनकी आज हमारे अपने देश की मर्यादा, हमारे देश की शान की भी कुछ मांग है। और मैं आपकी तरफ से ये कहने वाला हूं और कहना चाहता हूं कि कश्मीर का एक टुकड़ा भी पाकिस्तान को मिलने वाला नहीं है। आकाशवाणी लेकिन मैं आपका समय ज़्यादा लेना नहीं चाहता। आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आज देश में हमारे लिए एकता की ज़रूरत है, मेल की ज़रूरत है। और आज मैं नहीं चाहता देश को, सारे देश को आज ये अनुभव करना है, आज ये महसूस करना है कि आज देश की सुरक्षा का, उसकी हिफाजत का सवाल, और उसमें हमारे ऊपर ये बोझा है कि हम अपने तमाम जो भी अंतर है, मतभेद है, तफरके हैं, उनको हम मिटाएं। आज इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम आंदोलन चलाएं, एजिटेशंस करें। आज इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम हड़ताल करें और स्ट्राइक चलाएं। ये समय ऐसा है और अगले हमारे महीने ऐसे हैं जिसमें हर एक को कुछ अपनी मुसीबत और कठिनाई को बर्दाश्त कर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें आगे बढ़ना होगा। और आज जो हमारे ऊपर खतरा है उसको मिटाना होगा। इसलिए मेरा ये निवेदन है आज देश के तमाम रहने वाले भाइयों से कि इस समय आपस में मेल और एका, क्योंकि अगर देश के अंदर गड़बड़ी हुई तो हम अपने सरहदों की हिफाजत और रक्षा कैसे करेंगे। इसलिए अगर अपनी फौजों को मजबूत बनाना है, और हमारी आज फौजें, और जैसा हमने कहा हमारे सिपाही जिस बहादुरी से, जिस हिम्मत से, जिस बलिदान से काम कर रहे हैं, त्याग से, जिसके लिए कि हम सब अनुग्रहित हैं उनसे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर उनकी ताकत को मजबूत करना है, उनको बलवान बनाना है, तब फिर आज हम सब देश के अंदर एक शांति रखें, मेल रखें, धर्म और मजहब के नाम पे न लड़ें, सांप्रदायिकता की बात को न लाएं, और एक अपने छोटे मोटे जो दूसरे झगड़े हैं उनमें भी इस समय हम न पड़ें। तो मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आज हमारे देश के रहने वाले भाई और बहन मेरी इस बात को गंभीरता से सुनेंगे और अगले महीनों में इस तरह पर चलेंगे जिसमें सारा देश शांत रहे और हम मजबूती के साथ अपने सरहदों की हिफाजत में लगे रहें, और जो आज हमारे मुकाबले में आए हैं उनको हम हराएं, उनको हम हटाएं। मैं आपसे ये कहूँगा कि जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल, इसकी शान बनाए रखना है, ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि ये झंडा रहेगा, हम और आप रहें न रहें, लेकिन ये भारत का सिर ऊंचा होगा। भारत दुनिया के देशों में एक बड़ा देश होगा और शायद भारत दुनिया को कुछ दे भी सके। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 3 बार आप कृपा करके जय हिंद बोले। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।